Hello everyone, let us start with science marble paper. Question number 1. 10 ml of NaOH solution is completely neutralized with 8 ml of HCl solution. If we take 20 ml of same NaOH, the required amount of HCl would be, मतलब यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना है. देखो यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो NaOH की कितनी ली है, NaOH की क्वांटिटी कितनी ली है, 10 ml ली है. ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमने HCl लिया है, HCl जो है वी हैव टेकन दैट इज 8 ml. ठीक है, ये लोग पूछ रहे कि 20 ml जब NaOH लोगे आप, देखो यहाँ पर NaOH का क्वांटिटी जो है वो कितना लिया, 20 ml. 20 ml NaOH लिया तो HCl कितना लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर 10 का डबल क्या हो गया 20 और 8 का डबल क्या होगा, तो यहाँ पर कितना HCl रिक्वायर्ड होगा 16 ml. ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा और यहाँ पर क्या आंसर आएगा 16 ml आंसर आएगा. ठीक है, next is propanol is a compound containing 3 carbon in which the functional group is propanon ONE. प्रोपेनॉन जो है एक कीटोन है. ठीक है, एक कीटोन है बिकॉज यहाँ पर कीटोन है C डबल बॉन्ड O. यहाँ पर क्या आएगा एक CH3 और यहाँ पर क्या आएगा CH3. इसको हम प्रोपेनॉन बोलेंगे. सो इट्स अ कीटोन. सो आंसर है अपना C. इन ह्यूमंस द किडनी इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एसोसिएटेड विद. अब किडनी का जो मेन पार्ट है इट इज रिलेटेड विद द एक्सक्रीशन. यहाँ पर जो है हार्मफुल केमिकल जो है वो रिमूव करने का काम जो है वो किडनी का होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो है जो वॉट है दैट इज द यूनिट ऑफ पावर. बाकी यूनिट है वॉट सेकेंड है, किलो वॉट आर है, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है. ठीक है, What type of image cannot be obtained with a convex lens? अब convex lens generally real and inverted images form करता है. ठीक है, और एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, पर उसमें वर्चुअल और लार्ज इमेज बनती है. ठीक है, तो इसमें से कौन सी इमेज वो फॉर्म नहीं कर सकता, इट कुड नॉट फॉर्म वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज. नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्लियर विजुअल डिस्टेंस फॉर एन एडल्ट विद अ नॉर्मल आई. ठीक है, तो योर आंसर इज 25 centimeter. नेक्स्ट इज अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 कार्बन हैविंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है. ठीक है, सो अल्केन इथेन. यहाँ पर दोनों में ऑप्शन गलत है. यहाँ पर जो है इथीन होगा ENE. सो इथीन वुड बी आवर आंसर, इथीन. ठीक है, बिकॉज डबल बॉन्ड है तो इथीन होगा. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. अब जो फोर्स है, फोर्स के बारे में किसने दिया, दैट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज आवर आंसर. द कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वन बाय डैश एंजाइम. सो बाइल जो है वो कन्वर्ट करेगा लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वन में, जिसको हम लोग एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ही बोलते हैं. सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय डैश. सो इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स. Car headlight use which mirror? That is the concave mirror. The electrical conductivity and melting point of an alloy is less. ठीक है, यहाँ पर alloy की जो conductivity है और melting point जो है वो कम होगा as compared to pure metal, because pure metal जो है good conductor of electricity होते हैं और उनका melting point भी ज़्यादा high होता है. नाउ ट्रू एंड फॉल्स बताना है. मेटल लाइक लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विद वाटर. देखो ये सब गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स. फर्टिलाइजेशन ऑफ टेस्टिकल इन फ्लावरिंग प्लांट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी. तो प्लांट के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है वो कहाँ फ्यूज हो रहा है, ओवरी में ही फ्यूज होता है. सो आंसर क्या आएगा, ट्रू. Near sightedness of a person with hypermetropia increases by more than 25 centimeter. अब hypermetropia का मतलब इसको दूर का दिखता है और इसको पास का नहीं दिखता है. ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का ही इसको दिखता है. ठीक है, बिकॉज hypermetropia को दूर का दिखता है, तो मोर देन 25 सेंटीमीटर का इसको दिखेगा. सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ट्रू. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज फ्रीक्वेंटली यूज एज एंटासिड. एंटासिड जो है वो डाइजेशन एसिडिटी में यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए. सो ये भी क्या आएगा, ट्रू. 3 मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन. मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन क्या है, डेंड्राइट. ठीक है, देन सेकेंड इज सेल बॉडी,
एंड थर्ड जो है दैट इज एक्सॉन. फाइन. हाउ डू एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिफर फ्रॉम ईच अदर. वाई क्रोमोसोम जो है इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है. एंड एक्स क्रोमोसोम जो है उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा. व्हाट आर स्पिंडल सेल एंड कोन सेल. जैसे स्पिंडल करके कोई हमारे टॉपिक में क्वेश्चंस नहीं है. सो दिस आर रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स. रॉड सेल्स जो है इट मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. और ये डिम के अंदर जो है एक्टिवेट होते हैं. और कोन सेल्स की बात करें, कोन सेल जो है इट डिटेक्ट्स कलर ऑफ लाइट, इट डिटेक्ट्स द कलर. जो भी कलर होगा वो डिटेक्ट करेंगे. अगर रॉड्स वाले सेल्स जो है डिम में एक्टिवेट होंगे तो कोन्स वाले कहाँ पर एक्टिवेट होंगे, इट विल एक्टिवेट इन द ब्राइट लाइट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस वी हैव टू डिफाइन. फाइन. So it is a property of a conductor which opposes the flow of electric current. So resistance का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना. मैच द कॉलम है. फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू द बेंडिंग टुवर्ड्स ऑफ द सनलाइट, ठीक है. थिग्मोट्रॉपिज्म, ट्विस्टिंग ऑन टच द लीफ ऑफ मिमोसा, ग्राउंड वाटर मूवमेंट ऑफ रूट्स. तो ये थिग्मोट्रॉपिज्म जैसा यहाँ पर कुछ नहीं. यहाँ पर जो ट्विस्टिंग ऑन द टच ऑफ लीफ ऑफ मिमोसा, बिकॉज ये मिमोसा प्यूडिका जो है दैट इज अ टच मी नॉट प्लांट, और ये ट्रॉपिक मूवमेंट में नहीं आएगा, ये नेस्टिक मूवमेंट में आएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आप थिग्मो नेस्टी ले सकते हो. सो यहाँ पर थिग्मो आपको ट्रॉपिज्म नहीं लेना है, थिग्मो नेस्टी लेना है, ठीक है. बिकॉज तभी ये मिमोसा प्यूडिका वाला जो है वो एडजस्ट होगा. Next is grass is an example of manufacturer and rabbit is a primary consumer. Fine. Let us move to the next section, that is section B. Bhavin Bhai is an owner of a farsan shop and the potato wafers he make for the shop get inside. And inside मतलब जो है वो potatoes जो chips जो है वो सड़ गए हैं within a few days. So what is rancidity and how it can be prevented? Rancidity का मतलब क्या होता है, when the food containing fats and oil when come in contact with air they get rancid. Rancid का मतलब they give bad smell and bad taste, that is called as rancidity. अब rancidity prevent करने के लिए अलग अलग steps है. यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ केमिकल यूज करने हैं जिससे ऑक्सीजन एक्ट ना करे, ठीक है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी यूज सो दैट द फूड डू नॉट गेट इनसाइड. फाइन. सेकेंड इज नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स के अंदर फिल कर सकते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस जो है उसका नेचर इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, तो उससे वो रिएक्शन नहीं करेगा. स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स, ठीक है. स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, ये सारे मेथड्स जो है हो सकते हैं. स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, ठीक है. तो रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के मेथड्स हो. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन लिखना है. सो यहाँ पर Mg और क्या आएगा, Cl2, ठीक है. मैग्नीशियम एक है और यहाँ पर दो क्लोरीन है, ठीक है. तो मैग्नीशियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282 और क्लोरीन में कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287 और यहाँ पर भी क्या है 287, ठीक है. अब ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा बिकॉज ये आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है. मेटल कैसे मालूम पड़ेगा, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, मेटल्स में आएंगे. और लास्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल. तो यहाँ पर एक मेटल है और एक यहाँ नॉन मेटल है. यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले लेगा. तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है. सो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8. दो नेगेटिव चार्ज चलेगा तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पर 2+. यहाँ पर दो क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन ने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है 288. तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आप यहाँ 8 बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यू कैन मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. तो ये इसका फॉर्मेशन है मैग्नीशियम क्लोराइड का.
Moving to the 27th question, what is lymph and state the function of lymph. So lymph is a watery fluid that flows throughout the lymphatic system. जैसे ब्लड फ्लो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वैसे lymph एक फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है जो lymphatic सिस्टम के अंदर फ्लो होगा. Lymph helps your lymphatic system, supports your overall health. So WBC उसके अंदर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम रहेगा. इन्फेक्शन से फाइट करने का भी काम रहेगा, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए और कुछ कैंसेरियस सेल्स, तो लिम्फ का ये रोल रहेगा. What is the role of spermatozoa and prostate gland? Spermatozoa is related with the sperm. ठीक है. So the sperm cell is made up of is a male reproductive cells that provides half genetic material needed for the fertilized zygote. तो sperm का main role क्या है? Because जब zygote बनेगा तो half characteristics of male होगी और half of female होगी. तो यहाँ पर sperm की half characteristics involve होगी zygote formation के अंदर. ठीक है. An embryo develops during the sexual reproduction inside the female body. नेक्स्ट पूछा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन बताओ. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या करेगा? इट हेल्प्स टू नरिश द स्पर्म एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म. तो ये इसका रोल रहेगा, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन ऐड करना स्पर्म के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करना स्पर्म के. नेक्स्ट इज द 29 क्वेश्चन. देयर इज अ साइंटिफिक नेम फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन. ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, that is called as menarche. ठीक है. एक्ट ऑफ रिलीजिंग द टेस्टिस फ्रॉम ओवरी, टेस्टिस नहीं होगा यहाँ पर, ओवरी में से रिलीज होगा ओवम. रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. ठीक है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जेनेटिलियस मतलब गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन. तो ये सारे टर्म्स जो है यहाँ पर यूज होंगे. Moving to the next question, that is 30 question. Why does why planet do not twinkle? Planet twinkle क्यों नहीं करते, उसका रीजन देना है. So planets do not twinkle because they appear larger in size than the stars as they are relative closer to the earth. अब जो stars होते हैं वो पॉइंट से ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी लाइट को बहुत दूर से आना होता है, अलग अलग लेयर से आना होता है हमारे पास. ठीक है. तो इसलिए वो फ्लिकरिंग करके अपेयर करते हैं और वो ट्विंकल दिखते हैं. हालांकि प्लैनेट जो है बहुत क्लोजर होते हैं अर्थ से, इसलिए वो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं और उनको बहुत दूर से नहीं आना होता है अर्थ तक, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते हैं. प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट. तो प्लैनेट जो है नियर टू द अर्थ है. ठीक है. तो इसलिए वो ट्विंकल नहीं करेंगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मेक अप 1 कूलम ऑफ चार्ज. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले और कूलम्स चार्ज की बात कर ले. ठीक है. सो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ठीक है. ये जनरल फॉर्म है. एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं. अगर एक कूलम का चार्ज हो, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है तो ये 1/16 इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा, बिकॉज एक पॉइंट मैंने शिफ्ट किया तो उसको -20 लिख सकते हैं. 10⁻⁻20 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻20. 10⁻20 अपॉन क्या है? 16. अभी डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो मैं यहाँ से दो जीरोस ले लेता हूँ. तो यहाँ पर 100 इंटू 10⁻18 हो गया और यहाँ पर हो गया 16. ठीक है. तो 16 के टेबल में कैलकुलेट होगा. 16 6 या 96. तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? किलो वॉट आवर. ठीक है.
व्हाट इज अ यूनिट, हम 1 यूनिट को जो है वो किलोवाट आवर ही बोलते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। स्टेट हाउ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नियर द सेंटर ऑफ कॉइल। तो यहाँ पूछ रहे कि आप करंट में क्या चेंज आएगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे। ठीक है, करंट में वो हाउ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ। देखो जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे, एज यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज। जितना आप करंट फ्लो बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है अराउंड द कॉइल वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी, स्टेट अ डिफरेंस ऑफ मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। तो जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, दैट इन ऑर्डर टू इट इज समथिंग विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। ठीक है, so gender identity can correlate with the person assigned with the sex or can have differed from it. अब animals के अंदर in some reptiles the sex of an individual is determined by the temperature of the environmental factors. Embryonic development जब वो develop हो रहा था, ठीक है, तो environmental factors important role play करते हैं। For example turtles के अंदर अगर warm temperature होगा उसके embryonic stages में, early stages में, तो फीमेल ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और कूल टेम्परेचर होगा उसके एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में, तो वहाँ पर मेल्स फॉर्म होंगे। वैसे लिजार्ड के अंदर जो है ये वाइस वर्सा है। ठीक है, लिजार्ड के अंदर जो है वार्मर टेम्परेचर के अंदर मेल्स प्रोड्यूस होंगे और कूलर टेम्परेचर के अंदर जो है वो फीमेल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी रहेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड चेन। देखो फूड चेन का मतलब क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स कौन से हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स है, प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर्स। तो जनरली 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब हीमोग्लोबिन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और वो रेड कलर देगा। सो इट इज अ रेड कलर पिगमेंट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। और मेन रोल क्या है, इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। मतलब हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को होल्ड करके रखेगा ब्लड के अंदर और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, दिस बाइंडिंग इज क्रिटिकल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हेमोग्लोबिन का ये है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करके सारे सेल्स तक हमारे बॉडी के लेकर जाएगा। 37 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस एंड कंक्लूजन ऑफ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। सो उसको मेन एक्सपेरिमेंट उसका कैसा था, देखो यहाँ पर 2 सेटअप है। सो केस 1 के अंदर जो है अगर हम लोग करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, तो मेन पर्पस इसका ये था, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास was introduced close to a current carrying wire, Orsted noticed that the needle deflected violently. For example, सपोज करते हैं कि अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं, ठीक है, तो इसने क्या शो किया, इसने शो ये किया कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इसने एक्सपेरिमेंट देखा, एक बार उसने करंट जो है फ्लो नहीं करवाया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई जो है मूवमेंट नहीं था। बट जैसे उसने करंट क्लोज सर्किट कर दिया, करंट को फ्लो करवाया, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो ये 2 डायग्राम्स हम देख पा रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यहाँ नॉर्थ से वेस्ट जा रहा है, देखो देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, यहाँ करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी अलग अलग आ रहा है। सो मेन उसने ये चीज ही बताई है, दैट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ लिखा हुआ है चार्ज मूव करने से, करंट मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो दिस वाज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। Now let us start with section C. 38th question, state one equation of decomposition process where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. So यहाँ पर decomposition reaction है, ठीक है। So decomposition reaction is a reaction in which one reactant converts into 2 or more product, ठीक है। So पहले हम example देखते हैं heat के अंदर।
सो हीट के अंदर एग्जांपल है CaCO3 gives CaO plus CO2. So this is the example of heat. तो ये एग्जांपल जो है वो हीट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सनलाइट के अंदर, फॉर सनलाइट in case of light we have example that is AgCl in presence of sunlight gives Ag plus Cl2, ठीक है। और है इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी में यू कुड टेक फॉर इलेक्ट्रिसिटी H2O gives what H2 plus O2। तो ये एक एक एग्जांपल होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। Explain the next question 39. Explain the reduction method of obtaining metals from their compounds in detail with equation। ठीक है, अलग अलग मेथड्स है, एक मेथड है रोस्टिंग और एक मेथड है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग के अंदर मेटल का सल्फाइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड के अंदर अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब रिडक्शन करना है, किसके साथ रिडक्शन करना है, अब ये जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन से रिएक्ट होगा और ये कार्बन जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। देन इट विल फॉर्म व्हाट Zn प्लस CO, ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो रोस्टिंग के अंदर मेटल सल्फाइड्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करके प्योर मेटल मिल जाएगा, ये अपना रोस्टिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कैल्सिनेशन। So calcination is a process in which metal carbonates in absence of oxygen converts into metal oxide along with carbon dioxide, ठीक है। वापस रिडक्शन करना है, ZnO reacts with carbon, तो यहाँ रिडक्शन किया, will get a pure metal that is Zn plus CO, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हो गए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, जो रिडक्शन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सोडियम रिटेन इन केरोसिन, और नेक्स्ट है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ आयरन विथ वाटर वेपर्स। पहले लिख लेते हैं आयरन का रिएक्शन वाटर वेपर के साथ। वाटर वेपर्स है मतलब यहाँ पर H2O है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो यहाँ पर रिएक्शन जो हो रहा है आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, इट विल फॉर्म Fe3O4 along with हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर Fe3O4 बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखना है। नेक्स्ट इज वाई सोडियम रिटेन्ड इन केरोसिन। नाउ सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, लाइक पोटेशियम सोडियम, तो सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स में आ जाता है। सो अगर वो मॉइस्चर वगैरह या वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग एंड इट विल कैच फायर। सो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, it is kept under kerosene so as to prevent from the contact of oxygen and moisture। अगर वो react करेगा so it is going to release a large amount of energy, और ये reaction क्या है, it is a exothermic reaction। next है draw a diagram of structure of neuron and describe the function। न्यूरॉन का जो डायग्राम है इसमें important part देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, ठीक है। डेंड्राइट्स के बाद जो है इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये रहा साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या आएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल बॉडी के अंदर दो चीज है, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर है एक्सॉन, एक्सॉन इज अ लॉन्गर फाइबर थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, और यहाँ पर माइलिन शीट है। माइलिन शीट जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है लूज नहीं होने देगा, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में जो है दैट इज एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, या फिर आप नर्व एंडिंग बोल सकते हो, जो एक न्यूरॉन के एंड में आएगा। तो जो हमने लेबलिंग की है वो वाले पार्ट जो है हमें करने हैं, बाकी रिमेनिंग जो है नहीं करना है, ठीक है। फिर न्यूरॉन का जो फंक्शन है, न्यूरॉन का मेन फंक्शन है जो विद इन द बॉडी इंटरनली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करना,
कुछ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है वो न्यूरॉन का होगा, ठीक है। सो हमारे बीच में जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनली जो भी कनेक्शन होगा, तो कनेक्शन सब चीज़ जो है वो न्यूरॉन के थ्रू होगी, और जो भी मैसेजेस जो है वो न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और कुछ मेथड्स बताओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। यहाँ हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझा है, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इट इज अ ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, ठीक है। ओल्ड प्लांट के पार्ट से नए प्लांट बनाना, जैसे ओल्ड प्लांट का जो है लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो बेस्ट मेथड्स है, दैट इज कटिंग इज देयर, लेयरिंग इज देयर एंड ग्राफ्टिंग इज देयर। कटिंग के अंदर क्या होगा कि कोई भी प्लांट का जो है पार्ट कट करना है, और ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर बर्ड होना चाहिए, BUD बर्ड। तो बर्ड इज समथिंग विच इज इनएक्टिव, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेगा सॉइल में से, प्रॉपर वाटर लेगा, एनवायरनमेंट और सब चीज़ें, ऑक्सीजन मिलेगा, और वो नया प्लांट में ग्रो हो जाएगा। सो कटिंग कुड बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो प्लांट पार्ट में जो है बर्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो बर्ड अगर आप सॉइल में इंट्रोड्यूस करोगे, सो फेवरेबल कंडीशन के अंदर नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। लेयरिंग के अंदर क्या है, लेयरिंग अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज पुल्ड इनसाइड द सॉइल टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट इज कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल, लीविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज अबाउट द ग्राउंड। मतलब ये देखो, जैसे प्लांट हो गया, ये सॉइल है, तो ये प्लांट का जो ब्रांच है वो उसको हमने जो है बरी करना है सॉइल के अंदर, और कुछ पोर्शन जो है वो एक्सपोज करना है, ऊपर रहने देना है, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जो है रूट्स डेवलप हो जाएगी। ये रूट्स डेवलप हो जाएगी तो आप उसको पेरेंट प्लांट से कट कर दोगे, तो इसको लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच दो अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स को स्लांटिंग डायरेक्शन में कट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। मतलब रूट किसी और का होगा और शूट किसी और का होगा, इनको स्लांटिंग डायरेक्शन में कट करना है और थ्रेड से जो है बांध देना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एप्पल है, एप्रिकॉट है, पीच है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज फर्स्ट ऑर्गन इज पेनिस। The function of penis is to deliver semen into the vagina during sexual intercourse. In addition to the reproductive function, the penis also allows for the excretion of urine through the urethra to the exterior of the body. So it is an organ through which the sperm is transferred into the female body, and also it is used to remove the urine from the male body. ठीक है. Next is scrotum. Scrotum is a pouch-like structure in which the testes are present, and scrotum जो है it helps to maintain the body temperature. Body temperature maintain करने का काम जो है scrotum का होगा, ठीक है। Testicles or testes are those organs, important organs, which are present inside the scrotum, and it is the organ to produce the male hormones, that is testosterone, and it also produces the male reproductive cells, that is the sperm, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिडेडिमिस। एपिडेडिमिस जो है वो टेस्टिस से कनेक्टेड होंगे, जस्ट एक ट्यूब निकलेगी, दैट इज एपिडेडिमिस, ठीक है, जहाँ पर स्पर्म जो है टेम्पररी स्टोर होगा। तो एपिडेडिमिस के लिए याद रखना है कि sperm is stored temporarily in that area is called as epididymis. सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कुछ ऑर्गन्स है जो अपना केमिकल्स जो है रिलीज करते हैं सीमेन को, मतलब स्पर्म को जो देते हैं, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल्स ऐड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस द फ्लूइड दैट नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए में इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है। देन वास डिफरेंस इज अ ट्यूब। वास डिफरेंस इज अ मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम एपिडेडिमिस और कहाँ एंड करेगी, टू द यूरेथ्रा। सो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एपिडेडिमिस टू द यूरेथ्रा. Urethra is a hollow tube that allows urine,
विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट टू लीव योर बॉडी। तो यूरेथ्रा जो है फाइनल जहाँ से यूरिन जो है वो रिमूव होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, देखो कॉन्वेक्स मिरर में कोई ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो यहाँ हम रफली बना रहे हैं कॉनकेव मिरर, फाइन, एंड दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एन एफ, स्ट्रेट लाइन passes through focus। ठीक है, और नेक्स्ट रे डायग्राम जो है आप फोकस से भी निकाल सकते हो या पोल से भी निकाल सकते हो। एनी लाइन विच passes through pole it goes with the same angle। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज। और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर से आगे बन रही है, सेंटर से आगे। ठीक है, तो ये रे डायग्राम होगा। और इमेज का टाइप बताना है, देखो कॉनकेव मिरर जो है वो कौन सा इमेज बनाएगा, इट विल फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ पर कैसा, देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो स्मॉल है और इमेज का साइज जो है लार्ज है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, एनलार्ज इमेज फॉर्म हो गया। 44th question is done. Moving to the next question, that is the 45th question. So in 45th question it is saying that explain with a scientific reason concave mirror are used in vehicle headlights and torches। तो concave mirror को जो है टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, हेडलाइट में यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ लिखा है concave mirror are used in headlight of vehicle because when the bulb of headlight is placed at focus of a concave mirror, it allows the light to spread out to the infinity after the reflection on the mirror। तो यहाँ पर ये जो कॉनकेव मिरर यूज किया है, कॉनकेव मिरर का ये फंक्शन रहेगा कि वो लाइट को स्प्रेड करेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो यहाँ उसने बोला है कि अगर आप बल्ब को जो है फोकस पे पोजीशन पे रखोगे तो लाइट जो है कहाँ तक स्प्रेड होगी, इट विल स्प्रेड टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है उसका। Next 46 question, how does the resistance of the conductor changes in the following cases। now हमें relation पता होना चाहिए that R equals to rho मतलब resistivity into L, rho into L upon A। ठीक है, ये relation हमें पता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि what happens to the resistance when length of the conductor is doubled। अब यहाँ पर resistance और length की बात कर रहे हैं तो हम ये दो ही चीज को लिखेंगे, रेजिस्टेंस और लेंथ। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या कर दी, डबल, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, 2। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया अपना, डबल, तो रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट डबल। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गेट डबल। सेकेंड में व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड, अभी किसकी बात हो रही है, अब रेजिस्टेंस की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो सेकेंड केस के अंदर रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशन क्या है, देखो रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में है और एरिया का है डिनोमिनेटर में, बाकियों की बात नहीं हो रही तो उनको लिखना नहीं है। ठीक है, सो एरिया क्या होगा, डबल, डबल का मतलब यहाँ 2 लिखना है हमें, तो यहाँ पर मैं एक ही जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 2, तो रेजिस्टेंस अपना क्या हो गया, हाफ। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड का जो आंसर है, यहाँ पूछ रहे कि रेजिस्टेंस को क्या होगा जब आप मैटर चेंज करोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस देखो अब दो टाइप के मैटर है, एक तो है अपना कंडक्टर और दूसरा क्या है अपना इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, सो इफ मोर इज द कंडक्टिविटी लेस विल बी द रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट जो है वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, और इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है, जो करंट को फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो करंट को फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा।
जैसे मटेरियल हो गए, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब इंसुलेटर होते हैं। तो इंसुलेटर, इनका पावर अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। Okay, let us start with the section D. The first question is, describe an experiment showing the reaction of zinc granules with diluted sulfuric acid. Write the equation of the reaction of zinc with sodium hydroxide. ठीक है। सो यहाँ एक्सपेरिमेंट बताना है हमें जिंक और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होगा वो, और एक्सपेरिमेंट बताना है। तो पहले रिएक्शन देखते हैं। दैट व्हेन जिंक इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिंक जो है H2 की जगह पे आएगा, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4। और यहाँ पर साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। ये रिएक्शन होने वाला है, हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सेटअप में आप देख सकते हैं, ये सेटअप है। ठीक है। स्टैंड लेना है आपको, स्टैंड जो है वो क्लिप करके वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने लिया है दैट इज डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर, जिंक ग्रैन्यूल इज प्रेजेंट, और यहाँ पर रबर कॉर्क जो है उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब रखनी है, बिकॉज जो भी गैस प्रोड्यूस होगी वो डिलीवरी ट्यूब से जो है फर्दर ट्रांसफर होगी सोप सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। अभी जब यहाँ पर रिएक्शन हमने बताया कि यहाँ पर जब रिएक्शन हो रहा है जिंक और डाइल्यूटेड H2SO4 का, सो विच गैस इज रिलीजिंग हियर, जिंक जो है SO4 के साथ जाके क्या बना रहा है, ZnSO4 बना रहा है। ठीक है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस। यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही है, तो ये गैस रिलीज हो रही है। ठीक है। अभी कौन सी गैस रिलीज हो रही है उसके मालूम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, हमने एक बर्निंग कैंडल जो है वो प्लेस किया ये बबल्स के पास। ये बर्निंग कैंडल जो है वो पॉप साउंड से जो है पॉप साउंड क्रिएट करेगा। ये पॉप साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो अभी इसका जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं एक बार। तो एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में कभी भी आप जो है एम वगैरह लिखोगे, एम लिखोगे, मटेरियल लिखोगे, प्रोसीजर लिखोगे। ठीक है। सो एम क्या है, यहाँ पर हमें चेक करना है दैट जिंक इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, वो चेक करेंगे। ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स रिक्वायर्ड है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्लैंप स्टैंड रिक्वायर्ड है, बॉइलिंग ट्यूब, कॉर्क फिक्स्ड विद अ फाइन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमने क्या क्या लिया, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, एज जैसे मैं समझा चुका हूँ पहले। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसके बाद उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करने हैं। ठीक है। ऐड करने के बाद उसको जो है रबर कॉर्क से फिट कर देना है। ठीक है। और बाद में जो है फर्दर बर्निंग कैंडल प्लेस करना है। ये बर्निंग कैंडल से जो है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब हमें गैस मालूम पड़ जाएगा कि ये गैस कौन सी है, ये गैस है हाइड्रोजन गैस। फर्दर यहाँ पर बोला है कि जिंक का रिएक्शन जो है वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से करना है। ठीक है। सो जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो when metal react with base it forms salt and hydrogen gas। ठीक है। तो यहाँ पर salt मिलेगा that is Na2ZnO2 along with the release of hydrogen gas। ठीक है। Na2ZnO2 जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है। सोडियम जिंकेट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरेन भाई एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो स्वीट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन दिया कि इतनी सारी उसने स्वीट्स खाई है और स्वीट्स खाने से उसको इनडाइजेशन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो हम स्वीट्स की जगह पे यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऑयली फूड रख देते हैं। ठीक है। बिकॉज स्वीट्स खाने से जो है क्वेश्चन तीत से रिलेटेड होना चाहिए, स्टमक पेन वगैरह से नहीं होना चाहिए। तो हमने एक ऑयली फूड का जंक फूड रख दिया, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी उसने खाया है। ठीक है। बेस्ड ऑन योर स्टडीज व्हाट वुड यू सजेस्ट इन दिस सिचुएशन, ऑल्सो स्टेट द स्पेसिफिक रीजन फॉर द सजेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाई क्या उसने मेन प्रॉब्लम क्रिएट की है। सो लेट्स सी कि ज़्यादा ही उसने फूड खा लिया,
He ate a lot of spicy and oily food, which is not good for health. When there is an upsurge in the amount of acid, मतलब अगर बहुत सारा वो एसिड जो है एसिडिक फूड ऑयली फूड कंज्यूम करेगा तो स्टमक क्या कर देगा, इट विल कॉज एसिडिटी, एसिडिटी कॉज हो जाएगी। एसिडिटी कैन ऑल्सो बी कॉज बाय ओवर ईटिंग, से ज़्यादा हो सकता है एसिडिटी, स्ट्रेस से भी किसी को एसिडिटी होती है, अनहेल्दी फूड हैबिट से भी क्रिएट होती है। इन मोस्ट केसेस एसिडिटी इज फॉर्म्ड इन द स्टमक ड्यू टू द ओवर कंजप्शन ऑफ जंक ऑयली एंड स्पाइसी फूड। तो ये सारे फूड जो है वो अवॉइड होना चाहिए और इतना ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, विच रिएक्शन अकर्स इन द गिवन हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H6। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है, दो वेराइटीज है, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स का मतलब क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो वेराइटीज होती है, एक है अल्कीन और दूसरा है अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और अल्काइंस का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड है अल्केन्स, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और अल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, अब हमको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टाइप के रिएक्शंस में जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात बताता हूँ कि सैचुरेटेड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं, तो सैचुरेटेड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है दोनों के दोनों दे विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन अल्केन है, अल्कीन और अल्काइन है। ठीक है, अल्केन जो मैंने बता दिया, इट विल अंडरगो विच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्कीन और अल्काइन दोनों किस में जाएंगे, इट विल गो अंडर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, लेट्स चेक ये C2H6 किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब C2H6 जो है अगर मैं अल्केन वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्केन्स है जिसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अल्कीन्स है जिसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और अल्काइंस जिसका फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज़ अल्केन हो, अल्कीन या अल्काइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो है कितने, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और कौन कौन से हैं, 2 में दो वेराइटीज है, तो n=2 लिया मैंने, वो आप चेक करोगे कि वो अल्केन्स में जा रहा है, अल्कीन्स में जा रहा है, ठीक है, या अल्काइंस, दैट यू विल चेक। तो n=2 के अंदर ये दो एग्जाम्पल है जो दो दो कार्बन वाले हैं। ठीक है, और क्या अपने पास n=3, 3 कार्बन वाले दो वेराइटीज है हमारे पास, C3H6 और C3H8, और एक कार्बन वाला है अपने पास CH4, तो n=1। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। ओके, तो पहले n=2 सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो C2H6 जो है हमने एक तो आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये आ गया अल्केन कैटेगरी में। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो अल्केन कैटेगरी में आ गया। ठीक है, 2 कार्बन वाला एक फॉर्मूला है C2H2, वो अल्कीन कैटेगरी में है, अल्काइन में, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में CnH2n में, तो अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आएगा, C2, 2 2 ज़ा 4। क्या हमारे पास C2H4 है, यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये अल्कीन कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आप अल्काइन वाले फॉर्मूला में जो है 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, C2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2, C2H2। तो ये जो C2H2 है
वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अल्काइन, तो मैंने YNE लिख दिया अल्काइन, ठीक है। अब C3 वाले दो है, एक है C3H6 और एक C3H8। तो अगर हम n इक्वल्स टू 3 मतलब 3 कार्बन है तो 3 सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ पर क्या आएगा C3, यहाँ पर 3 2 6, 6 + 2 8, तो ये क्या हो गया C3H8। यहाँ पर हमारे पास C3H8 है तो ये अल्केन कैटेगरी में आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया ANE, ठीक है। एक और एक C3H6 है हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला अल्कीन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3, तो C3 3 2 क्या हो गया 6, यस ये अल्कीन कैटेगरी में सेट हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा ENE, ठीक है। तो C2 वाले हो गए कंप्लीट, C3 वाले कंप्लीट हो गए, और एक कार्बन वाला बचा है CH4। तो अगर मैं ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूं n इक्वल्स टू 1 बिकॉज यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH4, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया अल्केन, ठीक है। तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर दिया दैट कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है, मतलब कौन अल्केन है कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है। जैसे कि हमने बताया था कि अल्केन जो है वो कौन से रिएक्शन में जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो C2H6 है वो एक अल्केन है, तो C2H6 जो है वो कौन से टाइप में जाएगा, C2H6 will go under substitution reaction। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं substitution reaction, C2H6 substitution reaction में जाएगा। C3H6 जो है सेकेंड वाला जो कि एक अल्कीन है, तो ये किस में जाएगा एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये होगा अपना एडिशन रिएक्शन, ठीक है। पूरा लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है। C3H8 भी एक अल्केन है, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। C2H2 एक अल्काइन है, YNE ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी किसके अंदर जाएगा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और CH4 एक सिंगल बॉन्ड है, एक अल्केन है, तो ये किस में जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। तो जो भी अल्केन है, जो भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएंगे, और जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो एडिशन रिएक्शन में जाएंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर C2H6 जो हमने डिसाइड किया, C2H6 किस में जा रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा दूँ, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, और जो H जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5Cl along with what HCl, तो ये फॉर्मूला बना C2H5Cl। नेक्स्ट है C3H6, और C3H6 जो है वो कौन सी कैटेगरी में रहेगा, ये अल्कीन कैटेगरी में होगा, ठीक है। तो अल्कीन कैटेगरी में होगा, और हम लोग अगर सपोज यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा दैट इज C3H6Cl2, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में जो है वो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है C3H8, C3H8 एक अल्केन है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा जिसमें एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन की जगह पे और एक HCl बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ HCl, और ये क्या हो गया C3H7Cl, ठीक है Cl। नेक्स्ट है C2H2, C2H2 कौन से रिएक्शन में जा रहा है, एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, दोनों क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा C2H2Cl2, ठीक है। और लास्ट वाला जो है दैट इज CH4, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, मतलब एक क्लोरीन एक H की जगह पे, तो क्या बनना है CH3Cl और साथ में क्या होगा HCl, ठीक है। तो ये इनके रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन, एंड ब्रेक डाउन करना है हमें ग्लूकोज का थ्रू द डिफरेंट पाथ। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड in presence of oxygen to get energy, that is called as respiration। तो respiration is a biochemical process in living organism involving the production of energy, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है
इट विल कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज द पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर होगा? रेस्पिरेशन, यीस्ट में। लैक ऑफ ऑक्सीजन का होगा ह्यूमंस के सेल्स में। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, यीस्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर, इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड अलॉन्ग विद द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन रहेगा ग्लूकोज का इन प्रेजेंस, एब्सेंस एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ड्रॉ अ नोमेनक्लेचर डायग्राम। देखो यहाँ पर सिर्फ आप नोमेनक्लेचर वर्ड हटा दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम and explain the importance of saliva and diluted HCl in the digestion of food। तो हमें खाली डायग्राम बनाना है रेस्पिरेशन का। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है नोज है। ठीक है, नोज, नेसल कैविटी, माउथ, एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स, लैरिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, एंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखो यहाँ पर जो दिख रही है, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ एयर when there is no air in it, ये rings of cartilage। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो है ब्रोंकाई, जिसको हम लोग ब्रोंकस बोल रहे हैं। उसके बाद फर्दर जो ब्रांचेस बन रही है वो होते हैं ब्रोंकियोल्स, और सबसे एंड में जो आता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्विलाई। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम होगा। और यहाँ पर आगे पूछा है कि सलाइवा और HCl के रोल बताने। तो सलाइवा जो है वो हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग ऑफ फूड, फूड को मॉइस्ट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है HCl का फंक्शन बताना। जो HCl जो है स्टमक के अंदर होता है, और HCl जो है एसिडिक मीडियम देगा स्टमक के अंदर, जिससे पेप्सिन जो है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि एक्टिव हो जाएगा, और अगर वो एक्टिव हो गया तो वो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, 52 क्वेश्चन जो है फिल्म से रिलेटेड है। इन द मूवी भूतनाथ, द लिटिल बॉय चंदू टेल्स अमिताभ बच्चन that his grandfather has gone to heaven and is always blessing him as a star in the sky. Then further he asks Amitabh that Dada's star appears for a moment and then disappears and reappears, मतलब ये बार बार स्टार आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, why do this happen? हमें पता है इसका रीजन क्या है, कि स्टार जो है क्यों ऐसे बार बार फ्लिकर करते हैं। Amitabh has given a different answer in the movie, but what should be your answer if you are aware of the light event? मतलब उसका एक्चुअल रीजन क्या है जो स्टार जो है ट्विंकल करता है। देखो ये भूतनाथ मूवी का सीन है। ठीक है, जिसने नहीं देखी उसके मैंने यहाँ पर फोटो रख दी। तो मेन रीजन ये है दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टार जो होते हैं बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उनकी लाइट जो है अर्थ के सरफेस तक आने में बहुत टाइम लग जाता है, और उसको बहुत सारे मीडियम से ट्रैवल करना होता है। बहुत सारे अलग अलग मीडियम से ट्रैवल करके आती है स्टार की लाइट। तो लाइट जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लिकर करके आती है, मतलब बंद होती है फिर दिखती है ऐसी। ठीक है, बट एक्चुअली स्टार्स की जो लाइट होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ सेवरल लेयर्स एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब बार बार जो है स्टार और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर चेंज होते रहता है। ठीक है, उसके से लाइट बेंड होगी। ड्यू टू दिस पाथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द स्टार कीप ऑन चेंजिंग देयर पाथ कंटिन्यूसली, मतलब हर बार जो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एटमॉस्फेयर के लेयर जो है वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए लाइट जो है वो फ्लिकर करके दिखती है। बट एक्चुअल में स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, स्टार्स की जो है वो कॉमन लाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है, इनमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये है सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है,
अब इसका सिंपल एक फंडा बता दूं कि यहाँ पर देखो Na है, Na में आप क्या ऐड कर दो, OH, ठीक है, और Cl है, Cl में आप क्या ऐड कर दो आगे, H। हमने क्या चीज़ ऐड करी, H, और क्या ऐड करी, OH, मतलब हमने H2O ऐड किया। अब Na आगे आता है तो OH उसके पीछे ही है, बिकॉज प्लस पहले लिखना होता है और माइनस बाद में लिखना होता है, ठीक है। अब Cl जो है अपनी पोजीशन पे है, H जो है प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो NaCl किसका बना होता है, NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना होता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कौन सा होगा, इट वुड बी अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, वापस से मुझे H2O मतलब H और OH ऐड करना है। देखो एल्यूमिनियम आ गया, अब OH का ऐड करूंगा, OH यहाँ ही ऐड करूंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlOH होल थ्राइस, ठीक है। और अपने पास क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ ऐड क्या करना था, दो चीज ऐड करनी थी, एक H और क्या ऐड करना था, OH। अब ये क्लोरीन जो है वो पीछे लिख रहे हैं हम लोग, तो आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। H और OH ही आप ऐड कर रहे हो हर बार, ठीक है। तो HCl क्या होता है अपना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ठीक है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट कौन सा होगा, इट वुड बी एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, समझ लो अच्छे से, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। अब इसके अंदर मैंने Na लिख दिया, पीछे क्या लिखूंगा, OH, ठीक है, OH आ गया। अब CO3 बचा, CO3 लिख दिया, अब आगे क्या लिखूंगा, H, ठीक है। अब कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, H2CO3, ठीक है। अब NaOH जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है जो एरिएटेड ड्रिंक्स जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होता है, तो ये क्या हो गया, एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कौन सा सॉल्ट देंगे, देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट कौन सा होगा, इट वुड बी अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो मालूम पड़ गया कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। डिफाइन थ्री टाइप ऑफ सॉल्ट, डिफाइन करना है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होगा और बेसिक सॉल्ट क्या होगा। तो एसिडिक सॉल्ट इज वन ऑफ दैट सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। बेसिक सॉल्ट इज दैट सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट इज दैट सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर और डेफिनेशन क्या हो सकती है, वीक बेस एंड वीक एसिड, ये न्यूट्रल सॉल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। पीएच की बात करें, देखो न्यूट्रल सॉल्ट जो है उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। एसिडिक सॉल्ट का क्या होगा, लेस देन 7 होगा। और बेसिक सॉल्ट का जो पीएच है वो कितना होगा, मोर देन 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होते हैं, प्लांट्स, सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उनका ही है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे सो सनलाइट की एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कोई कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ह्यूमंस जो है सनलाइट से कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो एज प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट लेवल इन द फूड सिस्टम, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द एंटायर सिस्टम। They do not rely on the other organism for food but instead get energy from the sun. तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का, प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो एनर्जी जो है सन से कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और जिसमें जितने भी आगे ट्रॉपिक लेवल से उन तक एनर्जी पहुँचाने का काम रहेगा, which they converts into the chemical energy. This conversion supports other organism in the system, thereby sustaining the food chain. Fine. So producers convert the sunlight energy into chemical energy. Thank you.